हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे एग्री बी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी 2021 के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर योर रिवीजन। तो उसका जो पार्ट 1 है वो है एग्रीकल्चर सेंसस एंड डेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने डेफिनेटली टॉपिक ये पूरा पढ़ लिया होगा, कंसेप्ट आपने समझ लिए होंगे, तो कुछ हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर सके और आपको रिवीजन हो सके। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज द एग्रीकल्चर सेंसस 2015 एंड 16 इज डैश इन सीरीज। आपको ये बताना है कि ये कौन सा नंबर का एग्रीकल्चर सेंसस है 2015 एंड 16 जो हमारे पास लेटेस्ट है, एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल ऑफ द एग्रीकल्चर सेंसस। तो एग्रीकल्चर सेंसस कितने टाइम पीरियड में कंडक्ट कराया जाता है और जो 2015 एंड 16 का है वो कौन से नंबर का है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो क्विंक्विनली किया जाता है, मतलब 5 ईयर के गैप में। ये होता है 1971 से ये स्टार्ट किया गया था और इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर ये कंडक्ट होता है। तो सो फार 9 इससे पहले हो चुके थे, ये 10 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 10th नंबर का ये एग्रीकल्चर सेंसस था, एंड जो टाइम इंटरवल है दो एग्रीकल्चर सेंसस के बीच में वो कितना है 5। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 9 एग्रीकल्चर सेंसस से पहले हो चुके थे। 2015 एंड 16 का 10th इन सीरीज था, जो कि हमें बताता है कि कितनी हमारी ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं, क्या हमारा ऑपरेटेड एरिया है और एग्रीकल्चर की क्या दशा और दिशा है। देन सेकंड क्वेश्चन इज Which of the following is responsible for conducting the agriculture census? इनमें से कौन सी संस्था या फिर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए। ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, censusindia.gov, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या फिर censusindia.gov का काम नहीं है। एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है बेसिकली वो लैंड होल्डिंग फार्मर के बिहाफ में होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको कंडक्ट कराता है। सो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अगर एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एग्रीकल्चर सेंसस क्विंक्विनली। मैंने आपको बताया इन द स्पैन ऑफ एवरी 5 ईयर सिंस 1970 एंड 71। सो 2015 एंड 16 का ये 10th इन सीरीज था, जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द वर्ल्ड एग्री सेंसस। अभी हमने इंडिया का एग्रीकल्चर सेंसस की बात करी, अभी यहाँ पे पूछा है कि वर्ल्ड एग्री सेंसस कौन सी संस्था कंडक्ट कराती है एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर द सेंसस। और उस जो सेंसस होता है वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस होता है उसका क्या टाइम इंटरवल है। दो सेंसस के बीच में ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो FAO कराता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका टाइम इंटरवल होता है इट इज अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो आपने देखा जो नेशनल है वो 5 ईयर के स्पैन में होता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कराती है, और जो वर्ल्ड लेवल में होता है वो FAO कराता है। और इसका टाइम ईयर क्या है, जो टाइम पीरियड है इट इज डेसिनियल इन नेचर, मतलब 10 साल के इंटरवल में इसको किया जाता है। सो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख सकते हो। So International Institute of Agriculture conducted the first program of the World Census WCA in 1930. Okay, then उसके बाद हर 10 ईयर के बीच में इसको कंडक्ट कराया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ FAO. Okay, so the present round of census program जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट राउंड ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस be carried out between countries between 2016 to 2025। तो 2016 से 2025 के बीच का ये एग्रीकल्चर सेंसस वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस होना है। और इसके लिए क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो अपनी रिपोर्ट जो अपना एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा है वो इनको रेफर करती हैं और उसके बिहाफ में ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डेफिनेशन दी है, आपसे पूछा है कि किसकी डेफिनेशन है। ऑल लैंड विच इज यूज्ड होली और पार्टली फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन and is operated as one technical unit by one person alone or with others without regard to its title, legal form, size or location is known as। इसको हम क्या कहते हैं। ये जो डेफिनेशन दी है ये किसकी दी है, किसको डिफाइन करती है। ऑप्शन आपके पास ऑपरेशनल होल्डिंग, ऑपरेटेड एरिया, टेक्निकल एरिया, क्रॉप्ड एरिया, एग्री होल्डिंग। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन दी होती है इसमें हमें जनरली कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये डेफिनेशन काफी अच्छे वर्ड्स में दी जाती है एंड ये ओवरलैप करती हैं ऐसा हमें लगता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज द ऑपरेशनल होल्डिंग, बेसिकली कि ये कोई भी जो लैंड है पूरा का पूरा, चाहे वो पूरा यूज हो रहा है चाहे पार्टली यूज हो रहा है फॉर द
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वो ऑपरेट कैसे हो रहा है एज अ वन टेक्निकल यूनिट बाय वन पर्सन अलोन या फिर विद अदर्स। उसके लीगल उसकी बात अभी नहीं करेंगे। सो दिस इज द एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होल्डिंग, तो इसको हम ऑपरेशनल होल्डिंग कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट और समझेंगे। तो ऑपरेशनल होल्डिंग की डेफिनेशन तो वहां पे दी थी, तो इसको रिपीट नहीं करते हैं। ऑपरेटेड एरिया की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड एरिया प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ इट इज पुट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटेड एरिया। समझने की बात क्या है, मान लीजिए ये एक ऑपरेटेड एरिया है, मान लीजिए एक ऑपरेशनल होल्डिंग है। सिंपल ये एक एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, ये किसी फार्मर के पास, उस फार्मर के 4 बच्चे हैं, ठीक है, उसके 4 लड़के हैं, वो डेफिनेटली जो लैंड होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी ये एक एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग थी, अब उसके 4 बच्चे हैं, जब बाद में आगे वसीयत हुई तो उसमें 4 में ये डिवाइड हो गई, तो ये 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गई और इनके नाम पे जब भी रजिस्टर्ड हुई तो ये अलग से 4 ऑपरेशनल होल्डिंग हो गई। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में साल दर साल जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमारी लैंड है वो डिवाइड होती जा रही है, और ये डिवाइड होने का रीजन क्या है, जो फादर टू सन ये ट्रांसफर होती है लैंड, तो फादर के जितने बच्चे होते हैं उनमें बराबर ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऑपरेशनल होल्डिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है, बट ऑपरेटेड एरिया कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, अभी मान लीजिए जब ये पेरेंट के पास ये जमीन थी, 4 बच्चे थे, तो उनका एक घर था और वो इस जगह पे रहते थे। अब चारों में बढ़ गई तो चारों लोग अपना अपना घर बनाएंगे, तो अगेन एग्रीकल्चर के अंदर जो एरिया है वो कम होता जाएगा और इसी में वो सारी कुछ चीजें करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग बढ़ जाएंगी, बट ऑपरेटेड एरिया जो है वो कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अभी आपको और क्लियर हो जाएगा डेटा वाइज भी। इफ वी कंपेयर प्रेजेंट सेंसस विद पास्ट सेंसस, ओके, 2015-16 को अगर हम 10-11 से कंपेयर करें तो क्या चीज बढ़ा है बाई 5.33% एंड व्हाट इज डिक्रीज बाय द 1.5%। सो अगेन जस्ट वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट कि अभी क्या चीज बढ़ सकती है और क्या चीज घट सकती है। तो आपके पास आप देखेंगे तो शुरू के 2 ही ऑप्शन ऐसे रेलेवेंट है, ऑपरेशनल होल्डिंग या फिर ऑपरेटेड एरिया या फिर ऑपरेशनल होल्डिंग। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स क्या चीज होती हैं, उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो ऐसे, ऑपरेशनल होल्डिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फार्मर्स हैविंग द लैंड। तो जो भी फार्मर एज अ ओनर है उतनी ही लैंड होल्डिंग्स हमारे पास होती हैं। तो ऑपरेशनल होल्डिंग्स आर इंक्रीजिंग एंड ऑपरेटेड एरिया इज डिक्रीजिंग। तो ऑपरेटेड एरिया क्योंकि वो अगेन फ्रेगमेंट होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है और उसमें वो नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी यूटिलाइज होता जा रहा है, तो इस वजह से ऑपरेटेड एरिया हमारा कम हो रहा है, बट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 138 मिलियन टू 146 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि एक इंक्रीज है 5.33% का, बट वहीं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में, देन फॉलोड बाय बिहार एंड देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ है, यूपी में, बढ़ भी कहाँ रही है, यूपी एंड बिहार में ही, और यूपी में का एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वहाँ एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होल्डिंग पहले ही बहुत ज्यादा थी और देन वो डिवाइड हुई तो और ज्यादा बढ़ गई, तो वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, तो डेफिनेटली यूपी ही आगे रहेगा। देन देयर इज डिक्रीज इन द ऑपरेटेड एरिया। तो आई थिंक अब आई होप सबको ये क्लियर होगा, ऑपरेशनल होल्डिंग एंड ऑपरेटेड एरिया फ्रॉम 159.59 मिलियन हेक्टेयर से 157.14 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, क्योंकि जो ऑपरेशनल एरिया है अंडर एग्रीकल्चर वो डिक्रीज होता जा रहा है। The next question is, according to the size classification of agriculture census, what is the range to be in the small category of land holding? एक small farmer हम किसे कहेंगे, उसकी क्या land holding होनी चाहिए? Options है 0 to 1 hectare, 1 to 2 hectare, 2 to 4 hectare, 4 to 10 hectare and 10 to 20 hectare। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि जो हम लैंड होल्डिंग के बेसिस में फार्मर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मार्जिनल के लिए क्या है, मार्जिनल के आप देखोगे 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, बट आप सिंपल ये याद रख सकते हैं 0 to 1 हेक्टेयर है, सो इट इज अंडर मार्जिनल। उसको फार्मर को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल फार्मर, जिसके पास लैंड होल्डिंग 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में होगी। स्मॉल कौन होगा, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होगी। सेमी मीडियम 2 to 4, मीडियम इज 4 to 10 एंड लार्ज इज अबव देन 10 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड, तो उसको हम लार्ज फार्मर कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि स्मॉल लैंड होल्डिंग किसे कहते हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग किसे कहेंगे, जहाँ पे लैंड एरिया 1 to 2 हेक्टेयर है। ये आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज द साइज ऑफ एवरेज लैंड होल्डिंग एज पर द 2015 एंड 16 एग्रीकल्चर सेंसस। तो यही एक सबसे बड़ी आउटकम होती है कि इंडिया की हमें एवरेज लैंड होल्डिंग पता चल सके। सो इट इज ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सो फोर्थ ऑप्शन 1.08 हेक्टेयर इज करेक्ट, ये हेक्टेयर्स में है 1.08। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स हैं वो किस में है, स्मॉल टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग। तो स्मॉल टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग है, नेक्स्ट सेंसस होगा डेफिनेटली ये इससे एक स्टेप और नीचे चली जाएगी। तो अगर आप देखें 1970 में जब पहला सेंसस हुआ था तब 2.28 थी, तो उससे आज जस्ट हाफ हो गई है 1.08 हेक्टेयर। तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स हमारी दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। इस वजह से भी एग्रीकल्चर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बचा और उसमें मैकेनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया इन द टोटल पॉपुलेशन विद कंटेक्स्ट टू वर्ल्ड। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका एग्रीकल्चर सेंसस से ऐसा भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल पूछा है कि जो अगर ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन का कितना शेयर है, तो आपके पास ऑप्शन है 10, 5, 4.2, 17 एंड 15। तो करेक्ट आंसर इज 17। ये कुछ परसेंटेज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, मतलब हमारी कंट्री की पोजीशन वर्ल्ड रैंकिंग में क्या है, कुछ कुछ चीज़ों की पता होनी चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि ARD में ही पूछी जाए, मे बी वो ESI में पूछ लें, मे बी वो GA में पूछ लें। तो अगर आपको देखो शेयर ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, सो टोटल एरिया इज 2.4%। हमारा इंडिया का जो एरिया है वो कितना है वर्ल्ड का, सिर्फ 2.4%। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, 17%। तो आप ये समझिए कि भारत ने 2.4% ऑफ एरिया में वर्ल्ड की 17% को होल्ड किया हुआ है, जबकि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, सिर्फ 4.2%। जो टोटल सीरियल्स का प्रोडक्शन है वो हमारा 10% है। पल्स प्रोडक्शन हमारा 27% है वर्ल्ड के शेयर में। अगर हम देखते हैं तो कैटल पॉपुलेशन 12%, बफेलो की 55%, मिल्क का 22%, और इनमें लगभग हम सब में फर्स्ट है। तो एक पॉपुलेशन में ही हम सेकंड है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा शेयर हमारे पास है, जबकि हमारे पास लैंड एरिया बहुत कम है। जबकि हम जो हमसे फर्स्ट में है चाइना, उसका एरिया हमसे कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु इज द लीडिंग स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये ऐसी चीजें याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सोर्स क्या चीज है, सोर्स कहां से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स से लिया गया है, जहां पे सबसे लेटेस्ट डेटा हमको मिलता है। और ये डेटा कहां से लिया गया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020। ओके, जो 2019 एंड 20 का जब डेटा कंपाइल होता है स्टेट वाइज, तो उससे हमें ये पता चलता है। अभी जो हमारे पास एस्टिमेट्स हैं, जो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के एस्टिमेट हैं, वो 2020 एंड 21 के हैं, बट वो स्टेट वाइज और उसका कंपाइलेशन अभी नहीं रिलीज हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा। तो अभी जो हमारे पास रिलीज है वो 1920 का 20 है। उसके अकॉर्डिंग पूछा है हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, UP, MP, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो आई थिंक ये आप सभी को पता होगा। इसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन होता है, कई समझते हैं कि पंजाब लीडिंग स्टेट है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बट आज के टाइम पे UP हमारा सबसे बड़ा लीडिंग स्टेट है। ये क्यों है, आप सिंपल कंपेयर कर सकते हो पंजाब एंड UP। ऑल्दो पंजाब की प्रोडक्टिविटी अभी भी कई ज्यादा है UP से, बट अगेन UP में एरिया बहुत बड़ा है अंडर व्हीट कल्टीवेशन, बट पंजाब में एरिया घटता जा रहा है क्योंकि पंजाब के फार्मर दूसरी क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देन हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी। तो पैडी के लिए पूछा गया है कौन सा है, महाराष्ट्र, UP, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। अगेन प्रोडक्टिविटी से हम इसको मेजर नहीं करेंगे ये क्वेश्चन, ये खैर इसका आंसर तो कई सालों से सेम ही है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तीनों सीजन में खरीफ ये पैडी की क्रॉप ली जाती है, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी हो, या फिर जायद हो, तो उसमें भी ये क्रॉप ली जाती है। हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन। अगेन ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, क्योंकि पिछले सालों में इसका आंसर कुछ और हुआ करता था और लास्ट ईयर से इसका आंसर चेंज हो चुका है। तो टोटल पल्स प्रोडक्शन में जहां पहले MP हुआ करता था, आज टोटल पल्स प्रोडक्शन में जो सबसे नंबर 1 पे है वो कौन है, राजस्थान। तो अकॉर्डिंग टू द 2019 एंड 20 एग्रीकल्चर डेटा एंड द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ
पल्स प्रोडक्शन। ओके, देन हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब जब भी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात आती है तो आप इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, तो सिंपली आप कोरिलेट करें इसको पैडी और वीट के प्रोडक्शन से। तो आप देखोगे पैडी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, और सेकंड नंबर में आफ्टर वेस्ट बंगाल पैडी कहाँ सबसे ज्यादा होता है, यूपी में, और वीट का आप देखोगे सबसे ज्यादा यूपी में ही होता है। तो ये जो दोनों मेन क्रॉप्स हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होती हैं, यूपी में, तो डेफिनेटली यही कंट्रीब्यूट करेंगी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, तो यूपी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम आवर नोट्स। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जैसा मैंने आपको राइस में बताया था, लीडिंग स्टेट कौन है, वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन पंजाब। ओके, ये राइस का है, वीट का यूपी, देन एमपी, देन पंजाब। पंजाब की प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली ज्यादा है बट प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। मेज में कर्नाटका, एमपी एंड तेलंगाना, कोर सीरियल में राजस्थान, कर्नाटका, एमपी, पल्सेस में राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन एमपी। पहले एमपी हुआ करता था, अभी ये नीचे चला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल पल्सेस जो हमारी दलहन है उसमें राजस्थान सबसे नंबर 1 पे है। टोटल फूड ग्रेन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको देखना है कि वीट एंड राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है और एरिया, तो वो यूपी, देन एमपी, देन पंजाब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर डेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे एग्रीकल्चर साइंसेस और एग्रीकल्चर डेटा पे थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन द एंड ऑफ द टाइम, या फिर कह सकते हैं कि एग्जाम से जस्ट पहले ही सब कुछ वीडियो के थ्रू कवर कराना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। सो हम आपके लिए लेकर आए फ्री मॉक टेस्ट फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 2021। आप देखेंगे यहाँ पे आपको नाबार्ड के 5 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। उसके साथ इस बार हम स्पेशल लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट ईएसआई क्विज फॉर नाबार्ड एंड आरबीआई एग्जाम। तो ये 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो आप एटलीस्ट ईएसआई, एआरडी एंड जीए जरूर दें, क्योंकि ये आपके मेरिट सेक्शन में है और मेरिट सेक्शन से ही डिसाइड होगा कि आप फेज 2 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इस बार आपको एआरडी, ईएसआई एंड जी में स्पेशल फोकस करना है। तो ईएसआई के लिए हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, एआरडी के लिए भी हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लाए हैं। तो एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को जरूर देके जाएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप देके जरूर जाए। और उसके बाद साथ ही जीए के लिए तो आपको हम बी पीडीएफ वैसे ही रेगुलरली वीकली एज वेल एज मंथली प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। सो दोस्तों मॉक टेस्ट देख के जरूर जाएं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 मिल जाएंगे, उसके साथ ही ईएसआई एंड एआरडी भी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम ये रेगुलर वीडियो रखेंगे फॉर नेक्स्ट 4 to 5 डेज और 6 to 7 डेज। एंड उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट आईबीपीएस, एसओ, एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम नया बैच 10th सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड फॉर दैट आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी ही एनरोल करें, और हमारा 10 से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।